नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हर एग्रीमेंट, हर सौदा जो हम करते हैं वो कानूनी तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? और तब क्या होता है जब कोई डील तो कर लेता है पर कानून की नज़र में वो उसे करने के काबिल ही नहीं था? आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, यानी अनुबंध करने की क्षमता। चलिए एक सिनारियो लेते हैं जो आजकल बहुत कॉमन है। मान लीजिए एक 15 साल का गेमर है जो अपने गेम में एकदम प्रो है। अब वो अपना अकाउंट किसी को अच्छे खासे पैसों में बेचना चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या ये डील कानूनी तौर पर वैलिड होगी? बस इसी एक सवाल में हमारे आज के पूरे टॉपिक का सार छिपा है। इस सफर में आपकी मदद करने के लिए मैं हूं प्रोफेसर ज्ञान और मेरे साथ हैं अंजलि। अंजलि एक ब्राइट स्टूडेंट हैं जो आप सभी की तरह इस टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहती हैं। अंजलि वो सारे सवाल पूछेंगी जो अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में घूमते रहते हैं। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ की उस बुनियाद से शुरू करते हैं जो ये तय करती है कि भाई कौन लीगली कोई डील कर सकता है और कौन नहीं। ठीक है, तो बात ऐसी है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 11 हमें 3 बहुत सीधी सीधी शर्तें बताता है। आप इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी के 3 पिलर समझ सकते हैं। कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकता है जब वो ये तीनों शर्तें पूरी करें। पहली, वो एज ऑफ मेजॉरिटी का हो, यानी वयस्क हो। दूसरी, उसका दिमाग सही हो, साउंड माइंड का हो। और तीसरी, किसी दूसरे कानून ने उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई न किया हो। अब हम पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर यानी अवयस्क या माइनर पर डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, इस टॉपिक से एग्जाम में सवाल लगभग पक्का आता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए कोई 17 साल का है और वो बहुत स्मार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की हर बात को अच्छे से समझता है, फिर भी कानून उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक क्यों नहीं मानता? ये थोड़ा अनफेयर नहीं लगता? बहुत बढ़िया सवाल है अंजलि, और इसका जवाब हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सबसे हिस्टोरिक केसेस में से एक से मिलता है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। इस एक केस ने भारत में माइनस कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर सारी उलझनें हमेशा के लिए खत्म कर दी। इस लैंडमार्क केस में प्रिवी काउंसिल ने, जो उस समय का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, एक ऐसा फैसला सुनाया जो आज तक एक मिसाल है। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक माइनर के साथ किया गया कोई भी अग्रीमेंट शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शून्य यानी वॉइड होता है। लीगल लैंग्वेज में इसी चीज को कहते हैं वॉइड अब इनिशियो, यानी आरंभता शून्य। इसका मतलब यह है कि ऐसा एग्रीमेंट कानून की नज़रों में कभी बना ही नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इमारत बिना नींव के बना दी गई हो। वो कानूनी तौर पर कभी खड़ी ही नहीं थी, तो उसके गिरने या न गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अंजलि और सभी स्टूडेंट्स, इस बात को गांठ बांध लीजिए। एग्जाम में अक्सर वॉइड और वॉइडेबल के बीच का फर्क पूछकर फंसाया जाता है। देखिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसे एक पार्टी चाहे तो रद्द कर सकती है, लेकिन जब तक वो रद्द ना करे तब तक वो वैलिड रहता है। लेकिन मोहरी बीबी केस के बाद ये बात पत्थर की लकीर है कि माइनर का अग्रीमेंट कभी वैलिड होता ही नहीं, वो तो पैदा ही वॉइड होता है। तो रूल तो सिंपल है, माइनर का अग्रीमेंट वॉइड है। लेकिन क्या कानून इतना रिजिड है? क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस या स्पेशल केसेस नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल हैं। आखिर कानून बनाया गया है सुरक्षा के लिए, किसी को बेवजह परेशान करने के लिए नहीं। अब मान लीजिए किसी ने एक माइनर को उसकी जरूरी चीजों जैसे खाने पीने या पढ़ाई के लिए कुछ सामान या पैसे दिए, तो क्या वो अपना पैसा वापस नहीं ले सकता? ले सकता है, लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। कानून कहता है कि माइनर पर्सनली जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब आप उसे पैसे देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, अगर उस माइनर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी से अपना पैसा जरूर वसूल सकते हैं। और एक बात, कानून माइनर को कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों से तो बचाता है, लेकिन उसे फायदे लेने से नहीं रोकता। एक माइनर हमेशा बेनिफिशियरी हो सकता है। उसे किसी कॉन्ट्रैक्ट से फायदा तो मिल सकता है, पर उस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं डाली जा सकती। मतलब कानून यहां एक ढाल की तरह है, तलवार की तरह नहीं। चलिए, तो माइनस वाला पार्ट तो अब तक काफी क्लियर हो गया होगा। अब हम सेक्शन 11 के दूसरे पिलर पर चलते हैं, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति, यानी पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। प्रोफेसर, ये अस्वस्थ मस्तिष्क शब्द सुनने में बहुत वेग लगता है। लीगल कॉन्टेक्स्ट में इसका असल मतलब क्या है? और क्या ये हमेशा एक परमानेंट कंडीशन होती है या टेम्पररी भी हो सकती है? सवाल एकदम पॉइंट पर है अंजलि। कानून इस मामले में बहुत स्पेसिफिक है और ये 3 तरह के लोगों को इसमें शामिल करता है। पहला, ल्यूनैटिक, यानी वो व्यक्ति जिसका दिमाग ठीक नहीं है पर कभी कभी वो ठीक हो जाता है।
अगर वो अपने ठीक वाले फेज में यानी लूसिड इंटरवल में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड माना जाएगा। दूसरा, आइडियट, यानी वो व्यक्ति जिसमें समझने की शक्ति परमानेंट रूप से नहीं है, उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड होगा। और तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो इतने ज़्यादा नशे में है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उस हालत में किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा। और अब आते हैं हम सेक्शन 11 के अपने तीसरे और आखिरी पिलर पे। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी दूसरे कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई किया गया है। इस लिस्ट में कुछ खास तरह के लोग आते हैं, जैसे कि एलियन एनिमीज, मतलब जिस देश से जंग चल रही हो उसके नागरिक। इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। फिर आते हैं फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, जिन्हें कुछ कानूनी छूट मिली होती है। इसी तरह जो कैदी अपनी सजा काट रहे हैं या जिन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। बहुत बढ़िया, हमने तीनों पिलर्स को कवर कर लिया है। अब एग्जाम में जाने से पहले चलिए जल्दी से उन सभी मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। इन पॉइंट्स को कहीं नोट डाउन कर लीजिए। पहला, कैपेसिटी का बेसिस है सेक्शन 11। दूसरा, माइनर का अग्रीमेंट हमेशा वॉइड एब इनिशियो होता है और इसका लैंडमार्क केस है मोहरी बीवी। तीसरा, जरूरी सामान के लिए माइनर पर्सनली नहीं उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। चौथा, अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। और सबसे जरूरी बात आखिर में टेस्ट यही है कि क्या वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को और उसके नतीजों को समझने की हालत में था या नहीं। इन सबको याद रखने का एक बहुत सिंपल तरीका है, बस ये 3 अ याद रखिए: अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क और कानून द्वारा अयोग्य। बस ये आपको तीनों मेन कैटेगरीज हमेशा याद दिलाते रहेंगे। तो आज हमने देखा कि कानून कैसे कमजोर लोगों जैसे माइनर्स को बचाने के लिए एक ढाल की तरह खड़ा रहता है। पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, क्या ये ढाल कभी कभी तलवार बन सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माइनर इस कानून का फायदा उठाकर किसी सीधे साधे इंसान के साथ धोखा कर दे और कानून कुछ न कर पाए? इस पर सोचेगा जरूर। धन्यवाद।